नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 2 यात्राएं राहुल गांधी ने निकाली और उन यात्राओं के अपने मायने हैं। कांग्रेस को लगता है कि सही समय पे सही स्ट्रोक खेला था राहुल गांधी ने। 14 जनवरी से शुरू हुई यात्रा 63 दिन, 15 राज्य, 110 जिले नापे और 17 तारीख को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसका समापन हुआ। इंडी गठबंधन के कई नेता उसमें शिरकत की और उन्होंने जैसा अपेक्षित था वैसे ही हुंकार भाजपा के खिलाफ भरी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और जानेंगे कि वाकई कांग्रेस में कितना जोश फूका है इस यात्रा ने और आने वाले लोकसभा चुनाव पे क्या इसका असर पड़ेगा और बीजेपी इस यात्रा से लड़ने के लिए कितनी तैयार है या आवश्यकता है नहीं है। तमाम पहलुओं को लेने की कोशिश करेंगे हम। ये दूसरी यात्रा थी और इससे पहले की यात्रा में एक बड़ा स्लोगन दिया था राहुल गांधी ने कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। लेकिन इसी दौरान यात्रा के साथ साथ कांग्रेस को इंडी गठबंधन को कई झटके भी लगते रहे। नीतीश कुमार जो गठबंधन के मूल कर्ता धर्ता थे वही दामन छोड़ के चले गए। इसी दौरान यात्रा के दौरान कई ऐसे दिग्गज रहे जो पार्टी छोड़ करके चले गए। खैर चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हैं, लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ भाजपा से हैं, आरसी चौधरी साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, ये अगर यात्रा की हम बात करें तो राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ही मान के चलते हैं कि ये सफल यात्रा रही है और कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार हुआ है विषम परिस्थितियों में भी इस यात्रा के जरिए। तो क्या कहना आपका? कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई, इसका निर्णय तो 4 जून को आ जाएगा। लेकिन जब तक जिस यात्रा की आप वर्तमान में बात कर रहे हैं, इस यात्रा ने किसी को न्याय दिया या नहीं दिया? कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को न्याय जरूर दिया जी, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया होते तब लोग कांग्रेस को एंटी करने को छोड़ चले। इस यात्रा ने न्याय दिया नीतीश जी को, जिन्होंने अस्वाभाविक तालमेल को छोड़कर फिर से स्वाभाविक तालमेल से एनडीए में शामिल हुए। इस यात्रा ने न्याय उन कांग्रेस के नेताओं को दिया जिन्हें कांग्रेस में वरीयता नहीं दी जा रही थी, जिन्होंने दल छोड़कर अन्य दलों में शामिल हुए। इस न्याय यात्रा ने इस बात को साबित किया कि इंडी गठबंधन मात्र घमंडिया गठबंधन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें केवल और केवल मात्र इस इंडी गठबंधन के माध्यम से ममता बनर्जी का प्रस्ताव बराबर मिला। मुझे लगा कि जब ये राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं तो संदेश फैल के महिलाओं के न्याय के लिए भी शायद वहाँ जाएंगे तो 2 शब्द बोलेंगे। लेकिन 2 शब्द बोलने के बारे में बात छोड़िए, उसकी चर्चा भी नहीं की। बेटी प्रियंका यह कहा करती थी कि मैं भारत की बेटी हूँ, उसने संदेश ख्याल की बेटियों के लिए अपना वक्तव्य जारी नहीं किया। इस बात को साबित करता है कितनी कैसी और क्या उनकी न्याय की यात्रा थी, कैसी न्याय यात्रा थी। यदि वे चलते और न्याय की बात करते तो शायद 84 के दंगों के लिए सिख समुदाय से माफ़ी मांग लेते तो शायद न्याय यात्रा का औचित्य होता। यदि चलते और अपनी दादी के इमरजेंसी लगाने लोकतंत्र का गला घोटने के लिए माफ़ी मांगते, कहते न्याय का उस दिन असम्मान हुआ था, न्याय का उस दिन गला घुटा था, तो मानता कि उन्होंने न्याय यात्रा के लिए किसी माफ़ी मांगी है, कोई न्याय यात्रा का आगे। ये न्याय यात्रा केवल और केवल मात्र कांग्रेस को एक करने का प्रयास मात्र था जिसमें राहुल गांधी पूर्णतः विफल रहे। बल्कि उन न्याय यात्रा के बाद से कांग्रेस और इंडी गठबंधन खंड खंड होकर विभक्त होता चला गया और कांग्रेस की स्थिति ये हो चुकी कि यूपी में अखिलेश के आगे, बंगाल में ममता के पीछे, पंजाब में केजरीवाल के पीछे और दिल्ली आते आते अरविंद केजरीवाल के पीछे उन्हें खड़ा होना पड़ता और कहना कुछ सीटों के लिए उन्हें मांग करनी पड़ती है, हमें कुछ सीटें दे दीजिए। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका 1885 में एओहुम एक अंग्रेज द्वारा गठन किया गया था, जिसके अंदर लंबी फहरिस्त मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी से लेकर के लंबी फहरिस्त यहाँ तक अध्यक्ष रहे हों, जिसने आज अपने कई वर्ष पूर्ण कर लिए हों, जिस पुरानी सबसे पुरानी पार्टी, आज की स्थिति कहाँ हो गई है? ये न्याय यात्रा के अंदर अपनी पार्टी को जोड़ने का प्रयास करते हुए ज़्यादा सार्थक होता। मैं समझता हूँ न्याय यात्रा विफल यात्रा रही है। जी, आरसी चौधरी साहब, क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इस यात्रा से? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप कहेंगे कि बहुत ही अच्छी यात्रा रही और सफल यात्रा रही। विपक्ष के हमारे एक साथी के रूप में यहाँ लक्ष्मीकांत जी बैठे हुए हैं,
जो बात विपक्ष के तमाम नेता जो कह रहे हैं, मतलब आपके विरोधी जो कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद अपने मंच से कई बार चर्चा कर चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे यात्रा का पॉजिटिव असर आएगा या फिर विरोधियों के हमले का असर ज्यादा रहेगा? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आज 18 मार्च है और 18 मार्च वो दिन है जिस 18 मार्च 1989 को देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की थी। और लोकतंत्र के इस उत्सव में देश का युवा मतदाता इबादत लिखने जा रहा है और देश के भविष्य की तस्वीर लिखने जा रहा है। इसलिए मैं उन युवाओं को साधुवाद करना चाहूंगा और उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जो युवा को हाथ में शक्ति दी थी उन्हें याद करें, और जिन युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करके सत्ता की कुर्सी पे आसीन हुए थे, 10 साल के अंदर 20 करोड़ रोजगार का उनके पास में कोई लेखा जोखा नहीं। कहते हैं पकौड़े तलो यही रोजगार है। इंजीनियरिंग, एमबीबीएस और एमबीए, ये तमाम सब चीजें निरर्थक हैं और तमाम वो संस्थान जिसके अंदर 30 लाख सरकारी पद इस देश का युवा निर्माण में योगदान देना चाह रहा था, उन्हें हादसे पे धकेल दिया। 45 साल के अंदर बेरोजगारी सबसे अधिक रही, इसका रिकॉर्ड अगर कोई बना पाई तो डबल इंजन की और सबसे सशक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी बना पाई, जो कई दशकों के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष 2 पहलू होते हैं। देश की जनता ने हमें विपक्षी भूमिका का निर्वहन करने के लिए स्थान दिया। 2019 के अंदर हम 52 सांसदों के साथ में देश की संसद में पहुंचे। हम जानते हैं कि विपक्ष के तौर पे कभी भारतीय जनता पार्टी भी 2 सांसदों के साथ में होती थी, लेकिन हमने उस हर एक आवाज को स्थान दिया, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति की आवाज जब तक स्थान नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि लोकतंत्र पूर्ण नहीं होता। लेकिन दशकों के बाद में चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार इलेक्टोरल तानाशाही, चुनी हुई तानाशाही में तब्दील हो गई और एक व्यक्ति देश की संसद में खड़ा होकर कहता एक अकेला सब पे भारी। देश के संसद जब विपक्ष के और जनता के मुद्दे देश की संसद में उठाते हैं तब उन्हें देश की संसद से बाहर निकाल दिया जाता है। घंटों के अंदर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, उनका जो आवंटन है उसको निरस्त कर दिया जाता है। देश के 146 सांसदों को जब बाहर निकाल के और देश के अंदर 3 विधि के कानून लगाए जा रहे हैं, तब ये 146 कोई आंकड़ा नहीं है, ये देश की आधी आबादी का अपमान था जो भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाल के और 3 विधि संहिता देश के अंदर लागू करने का काम किया था। इसलिए कांग्रेस ने अपने दायित्व का निर्वहन देश की संसद में और सड़कों पे किया। पहला नेता ऐसा होंगे जिनके नेतृत्व के अंदर तमाम सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवी, हर वर्ग और तमाम वो लोग जो सरकार पे प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं वो यात्रा का हिस्सा बने। और इसी यात्रा का नतीजा ये रहा कि देश के दक्षिण से उत्तर को लेके और पूर्व से पश्चिम के हर कोने पे देश के हर व्यक्ति की आवाज सुनी गई, जिसमें जो आवाज के माध्यम से निकल के आया वो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करती है, बौखलाहट पैदा करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चयनित होकर जो प्रश्न करने का काम कर रही है, जरूरी यह है कि देश की जनता के जो मुद्दे विपक्ष ने सामने रखे उनके बेहतर होता कि उन पे जवाब देती, लेकिन उन पे चुप्पी साध देती है। अपने जो पार्टनर मीडिया है उसके द्वारा उस आवाज को दबाने का एक कुसंगत प्रयास किया जाता है। देश का सबसे बड़ा जो घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड, बड़े बड़े वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की बार-बार कहने के बावजूद भी उसको भी दबाने का बार-बार प्रयास किया जाता है। वापस आ रहा हूं दशरथ, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। 2 बातें हैं कि एक तो कांग्रेस के सामने चुनौती है ये चुनाव, और राहुल गांधी की यात्रा से आपको लगता है कि कुछ संचार हुआ है कार्यकर्ताओं में, या फिर कहूं कि इंडी गठबंधन जो छोड़ के चले गए वो चले गए, जो लेकिन लोग बचे हैं, कई लोग शिरकत भी की उन्होंने, अखिलेश ने भी की, उद्धव ठाकरे ने भी की, लालू यादव ने भी की, कई लोगों ने इसमें किया भी, और जो रैली का जो समापन मुंबई में हुआ उसमें भी कई लोग पहुंचे। तो क्या लगता है आपको कि विपक्ष एकता की मजबूती पे कुछ पड़ेगा इसका असर, या फिर ये तो मजबूत होना ही था, यात्रा से कोई ज़्यादा इसका सरोकार नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे विपक्ष ने ये बात जरूर कही थी। इंडिया गठबंधन जब लॉन्च हुआ था, गठबंधन बना था, उस वक्त ये चर्चाएं थी बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, ये चर्चाएं थी कि ये गठबंधन बनेगा और ये मोदी के रथ को रोकेगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका बिहार में लगा, बिहार के बाद में यूपी में भी लगना तय था। यूपी में आपने लास्ट तक देखा था कि आगरा तक आते आते, आगरा से पहले तक अखिलेश ना नुकुर कर रहे थे कि सीट शेयरिंग नहीं हो रही और हमें सीट इतनी हम कांग्रेस को दे नहीं सकते। लास्ट में आते आते राहुल गांधी को ही कहना पड़ा कि हम सपा के साथ समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसके बाद एक फॉर्मूला तैयार किया और वहाँ पर अखिलेश यादव आए। लास्ट में जब राजस्थान बॉर्डर पर एंट्री करी तो उस वक्त वो आगरा में आए।
खास तौर पे इस यात्रा के पीछे का अगर मकसद देखें तो राहुल गांधी ये चाहते थे कि एक मैसेज कन्वे किया जाए देश में कि कांग्रेस आवाज़ बन सकती है मजदूर की, गरीब की या किसान की। लेकिन इस यात्रा में मुझे लगता है उतना इस यात्रा का असर नहीं हुआ जितना भारत जोड़ो यात्रा का हुआ। भारत जोड़ो यात्रा जो एक पैदल यात्री के रूप में राहुल गांधी चले, कांग्रेस के कई वर्कर चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें जो भीड़ आती थी वो भीड़ इस बार की यात्रा में नज़र नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि कुछ रैलियों में निश्चित तौर पे बड़ी भीड़ आई, लेकिन जो साथ चलने वाले लोग थे वो काफ़ी कम थे। हालांकि राहुल गांधी ये मानते हैं कि अगर वो यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा जब इस तरह की यात्राएं होती हैं तो उसमें एक घेरा होता है, घेरा में वही लोग आते हैं जिनको परमिशन होती है, उसमें ज़्यादातर लोग नहीं आ पाते। तो पैदल यात्रा जो थी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें मुझे लगता है कि उसमें भीड़ ज़्यादा देखी गई, इसमें भीड़ का अभाव था, काफ़ी कम लोग आए। हालांकि अब लेकिन असर की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पे क्या असर है इसका, कुछ है कि हाँ उनका नेता 2 यात्राओं के जरिए पूरे देश को नाप लिया? देखिए, कांग्रेस क्या वर्कर है या नेता है वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी ऐसा फायर ब्रांड नेता है देश में जो मोदी को टक्कर दे सकता है। और राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर भी कांग्रेस में वर्कर्स हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार आम आदमी की बात उठाते हैं, एक आम गरीब की आवाज़ बनते हैं, किसान की वो आवाज़ बनते हैं। इस तरह के इश्यूज जब होते हैं देश में अलग अलग स्टेट में तो वहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाते हैं। लेकिन वोटों में कितना कन्वर्ट होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप इलेक्शन में जब पूरा देश जा रहा है, जब वोटिंग होगी उस वक्त नए मुद्दे भी खड़े होते हैं। कि यात्रा में आपने लोगों से पूछा कि साहब आपको पेंशन मिली नहीं मिली, या कह सकते हैं आपको फूड मिला नहीं मिला, आपको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिली कि नहीं मिली, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि इलेक्शन जब आता है, रैलियाँ होती हैं, उस वक्त मुद्दे अलग होते हैं। उस वक्त जब मुद्दे होते हैं या सभाएं होती हैं उसमें उन चीज़ों की चर्चा कम होती है, बाकी दूसरे मुद्दे नए आ जाते हैं। और उन्हीं का कहीं ना कहीं बीजेपी को माइलेज अब तक मिलता रहा है। मुझे जहाँ तक बात है, 2 इलेक्शन लगातार 14 और 19 का हमने देखा, इसमें लगातार जहाँ मोदी जहाँ जाते थे मोदी के नाम पे वोट, मोदी जो आज कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी के नाम पर वोट पड़े, और उसी की वजह से मुझे लगता है कि एनडीए ने 2 बार सरकार बनाई। अब एक बार फिर इलेक्शन है, क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं लगाएगी? बिल्कुल, ये फिलहाल एक बड़ी ये इलेक्शन कई मायने के अंदर एक, अगर सफल होते हैं तो एक कीर्तिमान साबित उस तरह से होगा कि पंडित नेहरू लगातार 3 कार्यकाल के लिए जिस तरह से चुने गए, उसके बाद में मोदी होंगे, अगर सरकार उसी तरह से बन पाती है तो क्लियर मेजोरिटी के साथ में एक पार्टी को जिस तरह से मिले। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मुझे लगता है कि कीर्तिमान साबित करेंगी। खैर चलिए, वो तो 4 तारीख को पता लगेगा कि क्या कुछ रहता है। देखिए, तमाम जो एक्सरसाइज है, आप कितनी भी पढ़ाई करते हैं, कितना क्या आपकी सेटिंग है, कितनी गाइड्स पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आता आपका, अपनी कॉपी में क्या कुछ लिखा है, वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। अब आपकी तमाम जो कवायद है राजनीतिक दलों की, चाहे वो प्रत्याशी चयन हो, चाहे रैलियां करना हो, आरोप प्रत्यारोप हो, कार्यकर्ताओं में जुनून पैदा करने का, एक लगन पैदा करने की बात हो, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? जब हम 4 तारीख को चर्चा कर रहे होंगे इस वक्त 4 जून को, तो मुझे लगता है कि 18वीं लोकसभा की तस्वीर साफ हो चुकी होगी कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। चलिए लक्ष्मण जी, आपके पास में आना चाहूँगा। खैर देखिए, अपना अपना एजेंडा है, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी की वो दौर खत्म हो गया, आपको तारीफ़ करता भी नहीं है और न किसी की कार्यशैली की तारीफ़ करते हैं, किसी की यात्रा की तो छोड़िए, मुझे लगता है कि किए हुए काम की भी कोई तारीफ़ नहीं करता। अब किसी भी पार्टी में, एक पार्टी को नहीं कहता मैं, सभी पार्टियों की हालत यही है। और या तो ये हो सकता है कि अब नज़रिया बदल गया है, या फिर राजनीतिक दल हैं, शायद हो सकता है कि सामने वाले की नज़र में वो अच्छा काम ही नहीं करते हैं। खैर, लेकिन ये मानना है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, आज आप कहेंगे कि नहीं बिखर रही है कांग्रेस, तो आज ही हमारी पार्टी के अंदर इतने लोग आए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ये दावा है कि राहुल गांधी की इन यात्राओं से जो मूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो शायद इसी वजह से रुका हुआ है, और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट इस तरह से देखा जा सकता है। ये कहना है कांग्रेस का। नहीं, कांग्रेस अपने गठबंधन को, अपनी पार्टी संभाल रखेगी, निश्चित रूप से उनके लिए उनके सोचना विषय है। लेकिन जिस प्रकार से खंड खंड और विभक्त होकर रोज कांग्रेस टूटती है,
तो मैं समझता हूँ न तो कांग्रेस अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाने में ठीक रही है और न ही अच्छी सरकार पिछले 10 वर्षों में जब कांग्रेस यूपी का शासन तब दे पाई। जिस प्रकार एक योगेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, 2014 के जो चुनाव था वह चुनाव था जब एक भ्रष्ट सरकार को, जिसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे, उस सरकार को हटाने की जनता कटिबद्ध थी, वचनबद्ध थी। और उस समय उन्हें विकल्प के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ईमानदार चेहरा दिख रहा था, उसको लेकर चुनने का अवसर मिला और जनता ने भरपूर वोट देकर माननीय मोदी जी को चुनाव में वोट दिया। लेकिन 2019 का चुनाव एक फर्क, उस सरकार को वापस लाने का चुनाव था जो विकासशील सरकार थी, विकसित भारत की ओर ले जाने सरकार थी, जो भारत को सोने की चिड़िया फिर से बना देने वाली सरकार थी, जिस सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, कोई दाग नहीं था, कोई धब्बा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सशक्त नेतृत्व था जिसने भारत का मस्तक ऊंचा किया था। उस सरकार फिर से चुनने का अवसर इस देश की जनता को मिला, जिस देश की जनता ने फिर से मोदी जी को चुना। इस बार चुनाव फिर से वही चुनाव है, एक सशक्त नेतृत्व को चुनने का चुनाव है। इस बार कहीं भ्रष्टाचार की बात नहीं है, कहीं सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं है। इस बार जनता जानती कि उज्ज्वला सिलेंडर किसने दिया, यदि माँ के आंख के आंसू पहुंचने काम किया तो मोदी जी ने किया। सुकन्या के माध्यम कन्याओं को काम देने काम किया सरकार ने किया। इस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से आवास देने काम किया सरकार ने किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना नाम से सड़कों का विकास करने का काम किया सरकार ने किया। इस सरकार स्वच्छ भारत के निर्माण के बाद लाखों लोगों को स्वच्छ शौचालय देने का काम सरकार ने किया। इस सरकार लाखों तमाम करोड़ों काम किए। अभी मेरे भाई कह रहे थे, यदि आप ये कहते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं मिले, सरकारें राज्य सरकारें आपकी भी थी, यदि आप उसकी जिम्मेदारी मानते नहीं मानते मुझे पता, लेकिन फिर मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान भर में यदि 12 करोड़ पीएफ के अकाउंट इन 10 वर्ष में बढ़े तो इस बात को दर्शाते हैं तौर पर कि 12 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिला है। उसके बाद मुद्रा योजना के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से, सरकारी नौकरियों के माध्यम से, अनेकों योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार के लाभ और सर्जन हुए हैं। लेकिन सरकार कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस का नजरिया नहीं है देखने का, ये मैं कह सकता हूं गिलास आधा खाली आधा भरा हुआ है, अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन कांग्रेस विफल विपक्ष रही है। एक मुद्दा उठाने में सार्थक कोई बातें नहीं कर पाए। जब एकजुटता की बात करें, आप कहते थे आप कई बार इकट्ठे हुए, कहीं पटना में हुए, कहीं बम्बई में, कभी कहां, लेकिन आपका कुनबा टूटता चला के ममता आपके साथ क्यों नहीं है? संदेश ख्याली पर एक शब्द क्यों नहीं है? जनता पूछती है आपसे, लेकिन आप शब्द नहीं। एक बात जानना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी आपसे, संदेश खाली की भी बात होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर रेप के केसेस जो थे उसमें भी बीजेपी मांग करती थी कि बिल्कुल होनी चाहिए, मांग करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के नेताओं को भी, चाहे मणिपुर हो चाहे दूसरी घटनाएं, उन पे भी बात करनी चाहिए? बिल्कुल खुलकर बात की है और जितनी बात मोदी जी ने कही है किसी ने नेता नहीं की, हमने संसद तक भी इस पर बात की है। सुनिए, लेकिन संदेश ख्याली पर एक बात सुनिए, संदेश ख्याली की जो विक्टिम्स है, मोदी जी 6 विक्टिम्स से मिले भी, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाई मणिपुर में भी तो मिलना चाहिए था लोगों से, वहां पे भी महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया। देखिए मणिपुर, एक सेकंड सर सुनिए, मैं आप जो कह रहे हैं वही बात बता रहा हूँ। आप बात करते थे इनकी, तो ये बात बताइए मुझे कि पीड़ित में भी मतलब एक दायरा होता है कि जहाँ पे सहजता हो, विपक्ष की सरकार हो, वहां तो बात की जाए, और जहाँ प्रेशर में आए या फिर जहाँ पे लगे कि यहाँ नहीं जाना चाहिए वहां पर उस पर कुछ चर्चा नहीं हो, तो दोनों ही तरफ होनी चाहिए ना चर्चा। तो देखिए निश्चित रूप चर्चा का दायरा दोनों तरफ होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात होती है जब यूपी की बेटी के साथ रेप हो तो मैं बेटी हूं, और राजस्थान के अंदर बलात्कार की श्रृंखला होती चली जाए तो राजस्थान पे आकर रणथंभौर घूम कर चले जाए प्रियंका गांधी, एक शब्द नहीं बोलते, आखिर क्यों नहीं? तो मैंने वही तो कहा ना सर, आप कटघरा केवल बोलता है, मणिपुर में रोज बोलते हैं, मणिपुर रोज बोलने की आदत पड़ी हुई है, बंगाल पर क्यों नहीं बोलने की आदत पड़ी हुई? सर मैंने वही तो कहा कि कांग्रेस बंगाल पे नहीं बोलती, आप मणिपुर पे नहीं बोलते। मणिपुर हमने बोला है, हमने खुलकर बात की है मणिपुर पे, लोगों को पूरा मौका दिया, सत्ता से बात करने का, रखने का मौका दिया है, लेकिन संदेश ख्याली पर एक शब्द तो बोल देते। जो आपकी अपेक्षा प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से या किसी से, आपकी अपेक्षा ये नहीं है कि किसी भी महिला पीड़ित होती हो, हिंदुस्तान की हर महिला पीड़ित महिला है, तो आप कभी नहीं कह रहे बात है कि आप कभी नहीं कहता इस बात को, नहीं कोई पीड़ित महिला अलग है, चाहिए। लेकिन फिर भी यदि मैं कहता हूं राजस्थान पर आपने शब्द बोला अच्छी बात है, आपने मणिपुर में शब्द बोला अच्छी बात है, लेकिन संदेश ख्याली में क्यों नहीं बोलते? ये चुप्पी आखिर क्यों? सर मैं क्या बोल रहा हूं, आप घूम के वहीं आ रहे हो। तो मैं बिल्कुल तो यही मेरा आरसी चौधरी जी से भी होगा। एक बात सुनिए, आप ये बात कह रहे हैं संदेश ख्याली पे नहीं बोल रहे, आपको कुछ शब्द याद है जिसके अंदर मणिपुर में जाने के लिए मोदी जी ने कहा हो कि अमित शाह जी ने कहा हो कि हम जाके वहां के विक्टिम से मिल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री वहां पर थे, बात चल रही थी, बात कर रहे थे, बस काम खत्म, सरकार अपना काम कर रही थी। ये बताइए तो बंगाल में ममता बंगाल में ममता ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद अपराधी गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए।
कोर्ट को दखल करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, बताइए। मैं बचाव किसी का नहीं कर रहा हूं, न कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। मैं तो आप लोगों का चश्मा आईना दिखा रहा हूं कि देखिए नजरिया बदलिए, क्योंकि सभी लोग कांच के अच्छा, मैं आपसे- बंगलों में बैठे चलिए, हुए आप लोग। मैंने आपसे- चाहे- मेरा एक प्रश्न सुनिए यहाँ पर- सुनिए, खासकर महिलाओं के मामले में, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, महिलाओं के मामले में राजनीतिक दल केवल विक्टिम्स के आंसू पहुंच करके वोट की फसल काटने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, ना न्याय दिलाने की औकात और ताकत। औकात कह रहा हूं मैं, ताकत नहीं, औकात है। ये इस वजह से कह रहा हूं कि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, सोच जब तक नहीं बदलेगी समाज की और राजनीतिक दल के नेताओं की, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। आप गारंटी दे सकते हो कि किसी राज्य में कोई महिलाएं वहां सुरक्षित रह जाएंगी? आप राजस्थान की गारंटी दे सकते हो, यूपी की गारंटी दे सकते हो, या कांग्रेस तेलंगाना या हिमाचल प्रदेश की गारंटी दे सकती है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की दे सकती, कोई है किसी में? इस वजह से मैं कह रहा हूं कि औकात ही नहीं है उस स्थिति के अंदर सोचने की, क्योंकि केवल और केवल बस आंसू पहुंच के बेटा बहुत गलत हुआ, उसके अलावा कोई सोच ही नहीं है। कोई डेप्थ में जाने की कोशिश कर क्यों नहीं रुकते हैं बलात्कार के केसेज? अब तो ये भी हो गई कि मौत की सजा है बलात्कारी को, क्यों नहीं किसी ने सोचने की कोशिश की है? बूथ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बैठता है, बूथ प्रमुख भी होते हैं, आप लोगों के तो पन्ना प्रमुख हैं वो डेप्थ में। कभी किसी राजनीतिक दल के ग्रास रूट के वर्कर ने जिस गांव में घटना हुई उठा करके लेके आया कि साहब इसको हमने पकड़ा, हमारी केवल जिम्मेदारी यही नहीं है कि बूथ पे ले जाकर के वोट डलवाते हैं, देख इस दरिंदे को भी उठा करके लाएं, एक राजनीतिक दल मुझे बता दे। तो मुझे लगता है कि केवल गाल बजाने से या केवल वक्तव्य जारी करने से पहले हर राजनीतिक दल को यह सोचना चाहिए कि वाकई, मैं तो सैल्यूट करता हूं आप लोगों की हिम्मत को, सब राजनीतिक दलों की, महिलाओं की पीड़ा पे इतना दुस्साहस कर लेते हैं, आप लोग बोल लेते हैं, कितनी बड़ी बात कह सकता हूं। योगेंद्र क्या बोलने हर राजनीतिक दल बोलने का अधिकार नहीं एक है, नहीं, हर हर राजनीतिक राजनीतिक उठाने का दल, अधिकार नहीं है, हर गलत को राजनीतिक गलत दल कहने का अधिकार नहीं है। क्या कहो, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तो है ही ना कहीं नहीं, कहना बात करने का चाहिए। अधिकार है, राजनीतिक मैं दल तो है, हर- राजनीतिक दल है, इसलिए ये बातें आवाजें उठती है। यदि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता, दल नहीं होता, ये आवाजें नहीं उठती। योगेंद्र जी, नहीं, निश्चित रूप उठाने से आप लोग चाहिए। पत्रकार मैं है, दूसरी बात आप लोग दूसरी अधिकार बात है हम पर आरोप लगाने का, मैं तो लेकिन दूसरी सीटों बात पर कह मेरा रहा कहना हूं। है कि राजनीतिक दलों को, भारत के राजनीतिक दल अपने लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सामने आवाज उठाते हैं, उठाना ऐसा नहीं चाहिए, है, उठाना नहीं चाहिए। उठाते। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, वो कार्यकर्ता यही खुद मेरा की आरसी पीड़ादायक बनता है सर, यही मेरा आरसी गांव चौधरी के जी से अंदर। सवाल है, यही मेरा आरसी चौधरी जी से सवाल है। आपके वक्त भी और इनकी वक्त भी, देखो वक्त क्या है जो वास्तव में दोनों का आईना दिखाता है। थोड़े दिन पहले, अभी आपकी सरकार है, कुछ दिन पहले उसी आदिवासी बेल्ट के अंदर एक महिला के साथ में दरिंदगी हुई, उससे पहले कांग्रेस के वक्त में हुई, लेकिन पता कैसे लगा? मीडिया के माध्यम से। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों की पार्टी है, आपकी है, आरसी चौधरी जी की आम आदमी पार्टी होगी, बीएसपी होगी, कॉमरेड होंगे, सभी राजनीतिक दलों को ये वोट के अलावा ये भी समझाया करो कार्यकर्ताओं का, अगर किसी गांव में किसी बहन बेटी मां के साथ कुछ होता है तो थोड़ी सी हिम्मत भी जुटाई, हम आपके साथ में राजधानियों में बैठे, केंद्र की राजधानी में बैठे कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो भी तुम्हारे पीछे हैं, उठाइए। ये कोई नहीं कहता, उनको ये भी सिखाने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पीड़ा मेरी इस वजह से होती है कि महिलाओं के मुद्दे को हर राजनीतिक दल किस तरह से बनाने की कोशिश करता है। अभी अशोक गहलोत साहब ट्वीट करते हैं, इससे पहले सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ क्या करते थे, अब वो डिफेंसिव हैं, ये एग्रेसिव हैं। तो ये थोड़ा सा नजरिया बदलने की कोशिश करिए, खासकर महिलाओं के मुद्दे पे। अगर वाकई उनको न्याय और जब स्थितियां नहीं बदल सकते हैं तो केवल मुझे लगता है कि फसल काटने का भी शायद राजनीतिक दलों को कोई अधिकार नहीं है महिलाओं के मुद्दे पर। मेरा अपना मानना है ये, मैं एक किसी पार्टी के लिए, सभी पार्टियों की स्थितियां यही हैं। आरसी चौधरी साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, मुद्दा थोड़ा सा भटक गया, क्योंकि महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर मुझे खुद को एक टीस लगती है कि राजनीतिक दल क्यों इसका दहन करते हैं। जब न्याय नहीं दिला सकते तो कम से कम इसका बखान तो मत करिए। खैर चलिए, आपके पार्टी के पास में आना चाहूंगा, एक स्थिति बनेगी आपके सामने। चलिए, आप कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में संचार हुआ है, लेकिन जो कुनबा आपका छोड़ के जा रहा है, आए दिन नेता यहां से निकल के जा रहे हैं, तो क्या कोई रोकने की कोशिश नहीं हो रही, या पार्टी में एकदम छूट है कि भाई ठीक है जिसको जाना है जाओ? क्या माने इसे? योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाली तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल और एजेंसियां बन गई है। बार बार आप जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आपका कुनबा बिखरता जा रहा है, और इंडिया का जब गठन हुआ था उसके बाद में मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ये गमंडिया गठबंधन है और ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, और उसी के अंदर से एक पटेल को लेके
उन्होंने और महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कहना चाहूंगा कि जिन जिन पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आरोप लगाए थे, उन तमाम जो आरोप, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, ईडी सीबीआई भेज के जेल का डर दिखा के उन्हें अपने अंदर शामिल किया। मैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तमाम नेताओं का जिक्र बता दें, एक भी व्यक्ति केस वापस बता दें, वो भाजपा में कांग्रेस में मैं तमाम नेताओं को बता सकता हूं, तमाम नेताओं को लक्ष्मीकांत जी देखिए, आप बोल रहे, सुने आप बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, प्लीज आप सुनिए। आपने जो कुछ कहा इन्होंने सुना, आप धैर्य से सुनिए तो सही। अब मैं कहना चाहूंगा कि ये अशोक चौहान जी, जिन पे कहते थे आदर्श सोसाइटी घोटाले का जो आरोप था, शहीदों की विधवाओं को जो मकान देने थे, उसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2019 को नांदेड़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ये कहा कि शहीदों के परिवार को धोखा देने वाले नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। मैं एक बात जानना मैं ये कहना चाहता हूं, उसको क्यों इन्होंने एक दिन पहले शामिल किया, दूसरे दिन सांसद बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की है। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही शामिल हो जाए, पाक साफ करते हैं। 10 साल आप शासन में रहे, किसने मना किया था? कितने भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेजा? कौन कौन से भ्रष्टाचार का पैसा बाहर लेके सरकार के खजाने में डाला? ये एक बात नहीं बोल पाएंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूं, पार्टी ने संस्थागत भ्रष्टाचार को स्थापित करने में एक बात सुनिए, आरसी चौधरी साहब, इनके बड़े-बड़े नेता, इनकी सोनिया जी, राहुल जी बेल पर चल रहे हैं, किसी बता दें। सुन लीजिए, बेल है कि नहीं बताने लगाए, क्यों बेल पर रहने वाले तो आपके नेता दे रहे हो, उनसे बेचैनी हो रही है, जेल में और बेल में दो जगह रहते हैं आपके नेता। उनके बेल पर चल रहे हैं आपके नेता। जीएसटी का भ्रष्टाचार आपको दिखता ही नहीं है। राहुल गांधी पसंद करते हैं, जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, प्रधानमंत्री आरसी चौधरी जी, लक्ष्मीकांत जी सुनिए, आप तो थोड़ा सा धैर्य मत खोइए। आपको पूरा सुना इन्होंने संयम के साथ से, इससे पता लगता है कि वास्तव में संयम की शक्ति कितनी। आप देखो कितने धैर्य से सुने, मुस्कुराते रहे आप जब भी बोल रहे हैं। इनको भी सुनिए, आरसी चौधरी जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। आप कहेंगे कि ममता की पार्टी से टूट करके लोग चले गए, उन पर प्रेशर था ईडी का, सीबीआई का, सुमेंद्र अधिकारी की बात करेंगे आप, अजीत पवार की बात करेंगे आप, नीतीश कुमार की भी आप बात कर लेंगे, चंद्रबाबू नायडू की बात। मैं तो उन सब में मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि चलिए कोई तो कमी होगी, कांग्रेस चिंतन कर रही है इस पे कि छोड़ के क्यों जा रहे हैं, राजस्थान से लेकर के आप तो दिल्ली तक ही देख लीजिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, 2 ही कारण है, या तो सत्ता पिपासु हो, जिसे टिकट ना मिली हो, वो छोड़ के जाए, या फिर भय से जाए। आपने जिनका जिक्र किया उनके अलावा मैं जिक्र करना चाहता हूं, हेमंता बिश्वा शर्मा कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के मंत्री थे, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए और शामिल करने के बाद में ना सिर्फ शामिल किया, आसाम का मुख्यमंत्री बनाया। अशोक चौहान का जिनका मैंने जिक्र किया, कांग्रेस के नेता हैं। तो चलिए ये लालच अभी भी खत्म नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लालच तो अभी भी खत्म नहीं होगा, तो फिर क्या लगता है कि लोग छोड़ेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस का एक दौर है अभी कि चलो जिसको जाना है जाइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी। लालू यादव कई बार जेल की सलाखों के पीछे रहे, पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। 9 माह की गर्भवती मीशा भारती को 48 घंटे ईडी के कार्यालय में बैठा के पूछताछ की जाती है। राहुल गांधी जी को 50 घंटे बैठा के पूछताछ की जाती है। सोनिया गांधी जी को बैठा के की जाती है। कुछ हैं जो लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और तानाशाही को ध्वस्त करने के लिए और इस राष्ट्र के लोकतंत्र को बचाने के लिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन देखना यह है समय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजा हो तो हमें बताइए। ये संवैधानिक संस्थानों का जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा करना। आज टूल बना दिया। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई सार्वजनिक क्रम का बैंक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सबसे बड़े भ्रष्टाचार को एक्सपोज होने से क्यों रोक रहे हैं? समय हो गया, मैं माफी चाहूंगा। और खैर चलिए, ये एक बहस का मुद्दा है और हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। कोई यात्राएं निकालेगा, कोई सभा करेगा, कोई नुक्कड़ सभाएं करेंगे, ये उसका अपनी एक रणनीति का हिस्सा होता है। खैर, लेकिन जिस पार्टी को जैसे भी लगे वो उसी तरह से इसे अपनी मजबूती का दावा भी करती है। कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में हम लड़ रहे हैं, किसी में भय का है, किसी को लग रहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ से लोग लौट रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान कुछ लोग छोड़ करके चले गए, और अगर वास्तव में नीतीश कुमार ताकत थी तो इंडी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका भी है। जो मूल रूप से इसका प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे वही खिसक करके चले गए। अभी तक 239 सीट्स पे शेयरिंग हुई है यात्रा के दरमियानी। अभी
304 जो सीट अभी यानी कि 543 सीट पे देश का चुनाव होना है, वहाँ पे किस तरह से इस पहाड़ को पार कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी कि और यात्रा से पूरी हो चुकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में या विपक्षी दलों के पास में एक ही काम होगा कि फटाफट प्रत्याशी तय करें, सीट शेयरिंग की क्या स्थितियाँ बनेंगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।